हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का न्यू चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम ये शो करते हैं, वो एंट्रीज करते हैं, मीन्स कि एक पूरे साल में हमारे बिजनेस के पास पैसा कहाँ से आया और कहाँ कहाँ गया, यानी कि कितने रिसिप्ट आई, कितनी पेमेंट हमने की और किस चीज़ की वो सारी चीज़ें हम क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो करते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिसिप्ट और पेमेंट को शो करने के लिए हम 3 हेड का यूज़ करते हैं। 3 मेन हेडिंग बनाते हैं, मतलब कि सबसे पहले बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हेड, सेकंड बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड द लास्ट वन इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ वही एंट्री की जाती है जो कैश से रिलेटेड होती है, नॉन कैश एंट्रीज इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं की जाती। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी उद्देश्य क्या है, हम क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि रिसिप्ट्स को जानने के लिए, टू नो द रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब सोर्सेज, यानी हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा पूरे साल में, उस चीज़ को जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा एप्लीकेशंस या फिर पेमेंट का पता लगाने के लिए, यानी कि इस साल हमने किस किस का पैसा पे करना है, इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस का पता लगाने के लिए, यानी हमारा कैश कम हुआ तो क्यों हुआ और ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, रीजंस का पता लगाने के लिए कि कैश में चेंजेस क्यों आए। देन लास्ट पॉइंट रहेगा कि हमें ये पता करना होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर मेन एक्टिविटीज़ कौन सी हुई है, यानी किसकी वजह से, कौन सी एक्टिविटी की वजह से हमारे कैश के ऊपर इफेक्ट आया। पिछले साल की बैलेंस शीट देखते हैं हम और फिर इस साल की बैलेंस शीट देखते हैं, दोनों बैलेंस शीट के कैश के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो वो कैश के अंदर चेंज क्यों आया उसका पता लगाने के लिए ही कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। देन नेक्स्ट रहेगा प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाता है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड इशू किया है, जिसके बेस पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। कुछ ऐसी एंटरप्राइज होती हैं जिनके ऊपर अलग से रूल्स अप्लाई होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के, मतलब कि इनको रूल अप्लाई करना जरूरी होता है। कौन सी एंटरप्राइज है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इक्विटी या फिर डेप्ट सिक्योरिटीज़ किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है या लिस्ट होने जा रही है, या फिर कोई ऐसी एंटरप्राइज जिसका टर्नओवर ईयरली 50 करोड़ से ज़्यादा है, उनको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना बहुत जरूरी है, यानी उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हेड होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम बिजनेस के अंदर डे टू डे करते हैं, यानी कि लाइक हमारी शॉप है एक, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डेली सेल करते हैं और परचेज भी करते हैं, सप्लायर से चीज़ें परचेज करते हैं और फिर उसको कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो वहाँ पे जो भी हमारा सामान है उसको हम परचेज सेल करते हैं, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब हम कर रहे हैं, जब हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो उसके अंदर कैश इनफ्लो कहाँ से होएगा, यानी हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। कैश सेल करने से, हमने कोई चीज़ बेच दी तब हमारे पास पैसा आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन, हमें किसी से फीस कमीशन या रॉयल्टी रिसीव हुई है, यानी कि कोई भी कमीशन रिसीव हुआ है तब हमारे पास पैसा आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी हमारा पिछला कोई पैसा अटका हुआ था वो अब आ रहा है, तब हमारे पास पैसा रिसीव हो रहा है। देन कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो यानी हम पैसा पे किस किस को करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, हमने परचेज किया रॉ मटेरियल उसके लिए, क्रेडिटर्स का ट्रेड पेबल्स को पे करेंगे। क्रेडिटर कौन हो गया, लाइक हमें सप्लायर्स से सामान परचेज किया तो सप्लायर को हमें पैसे भी तो देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर ट्रेड पेबल। और पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, कमीशन, ये हमें पे भी करना पड़ेगा वर्कर्स अगर हमने रखे हैं तो। देन लास्ट इज पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो जाएंगे। देन नेक्स्ट रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का सेकंड हेड, इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने किस चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो हमने कोई सिक्योरिटीज़ परचेज कर ली हो या फिर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो इनफ्लो, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, हमने अगर कोई फिक्स एसेट्स बेच दी तब पैसा आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी तब पैसा आएगा, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रिसीव हो गया या शेयर्स पे डिविडेंड रिसीव हो गया, कोई भी सिक्योरिटीज़ या फिर एसेट्स पे पैसे रिसीव हुए हैं तो वो इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाएंगे। और अगर हमने इन पे पैसे पे किए हैं, लाइक फिक्स एसेट्स परचेज किया या फिर इन्वेस्टमेंट परचेज किया, तो वो आउटफ्लो के अंदर आ जाएगा।
और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कौन से आएंगे, फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ के पैसे जो आए हैं या गए हैं। इनफ्लो कहाँ से होता है इसके अंदर, अगर हमने शेयर्स इशू किया, यहाँ पे था सेल, अगर हम शेयर से सेल करते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर डालेंगे, लेकिन अगर इशू किया है तो वो हमारी कैपिटल के अंदर पैसे ऐड होंगे तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। देन सेकंड पॉइंट, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश, यानी कैश में अगर हमने डिबेंचर्स इशू किया है तो वहाँ से भी हमारे पास पैसे रिसीव होंगे। लोन लिया तो पैसे आएंगे। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, कैश क्रेडिट ले लिया, तब भी पैसे आएंगे। देन कैश आउटफ्लो, हमारे पास पैसे जाएंगे क्योंकि एक्टिविटीज़ की वजह से, अगर हमने अपने ही शेयर्स वापस परचेज कर लिए कंपनी के शेयर्स, तब हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। या फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर दी, तब डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, लोन की पेमेंट कर दी, डिविडेंड की, लॉन्ग टर्म लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या फिर हमारा बैंक या ओवरड्राफ्ट का या कैश क्रेडिट का बैलेंस कम हो गया, ये हमारी पेमेंट के वो हो गए, सोर्स हो गए। देन हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जो हमने अभी एक्टिविटीज़ देखी है ना, उन्हीं को इनके अंदर ट्रीट करना है। जैसे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे साल लिखा जाएगा। फिर ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। देन फर्स्ट पॉइंट रहेगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब देखो जो हमारे खर्चे हैं ना उसको ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट, अमोर्टाइज्ड अगर हमने राइट ऑफ कर दिए तो, फिर इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे हमने पे कर दिया, यानी जितने भी हमारे खर्चे हमने देखे थे ना वहाँ पे कैश आउटफ्लो वाले वो ऐड कर दो, उसमें से इनकम हमारी लेस कर दो, बचे हुए हमारे पास खर्चे आ जाएंगे यहाँ पे। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके अंदर हमने ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। देन लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि करंट एसेट्स अगर हमारी कम हुई है वैल्यू तो उसको तो ऐड करेंगे और ज़्यादा हुई है तो लेस करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट हमारे पास जितनी इनकम है वो तो लेस कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं एक्सपेंसेस को। तो करंट एसेट्स के अंदर अगर हमारा कम हुआ है तो वो हमारा एक तरफ से लॉस है ना, तो उसको ऐड करेंगे हम, लॉस को, खर्चों को ऐड कर रहे हैं, और अगर बढ़ रहा है तो उसको घटा रहे हैं। इसी टाइप से करंट लाइबिलिटीज़ को करेंगे। देन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस से, जो हमारे पास अभी तक आया वो हमारे पास ऑपरेशंस का कैश आ गया, उसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, तो हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। देन कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, इसके अंदर सारी एसेट्स और सिक्योरिटीज़ आएंगी, तो उसका देखते हैं कि जितने भी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स से रुपये आए वो लिखेंगे, गुडविल को बेच के आए कोई वो लिख देंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करके आए वो लिख देंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, फिक्स्ड एसेट्स को हमने परचेज किया, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, ये सारी लिख के, मतलब वही वो जो हमने आइटम किए थे ना उन्हीं को लिखा हुआ है। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आ जाएगा, इसी टाइप से फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ का कर लेंगे। और जब इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे नीचे देखते हैं नेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हुआ हो कैश या कैश इक्विवेलेंट में, यानी अभी तक जो तीनों है ना ABC एक्टिविटीज़, उन तीनों को ऐड कर लो, उसके अंदर ऐड कर दो इस साल के शुरू में हमारे पास जितना कैश था वो, तो हमारे पास साल के एंड में कितना कैश है वो आ जाएगा। इसके लिए हम ये देख लेते हैं, एक बार एक नोट बनाएगा नीचे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, जो हमारा प्रॉफिट है करंट ईयर का उसको ले लो, उसके अंदर ऐड कर दो सारे रिजर्व, हमारे प्रोपोज्ड डिविडेंड यानी कि जो हमने देना है इंटरिम डिविडेंड, या फिर प्रोविजन ऑफ टैक्स अगर हमने कोई बना रखा है तो वो ये ऐड होंगे, और रिफंड ऑफ टैक्स जो हमारे पास वापस आया है टैक्स वो लेस हो जाएगा, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो आज हमने मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखा है। अगर आपको ये समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।